हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक राव साइंस क्लासेज में। मैं हूं रौनक और आज आपके लिए लेकर आया हूं अपरूपक बल तथा अपरूपक विकृत। आपको आज इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले एक बात कहूंगा भैया, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। यानी कि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरा जब वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको ले चलते आपके टॉपिक पे। आपका हेडिंग है अपरूपक बल तथा अपरूपक विकृत। यह किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपका फिगर आपके सामने दिख रहा है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए कि देखिए ये आपका फिगर है। पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। आपको फिगर दिख ही रहा है, देखिए आपका ये बना है घन की तरह। तो चलिए कह रहा है, जब परिवर्तन वस्तु के रूप या आकार में होता है तो विकृत के अपरूपक विकृत कहते हैं। यानी कि जब परिवर्तन वस्तु के आकार में होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं विकृत को। उस विकृत को हम क्या कहते हैं, अपरूपक विकृति कहते हैं। इस दशा में प्रतिबल को अपरूपक प्रतिबल बल भी कहते हैं। यानी कि इसी दशा में क्या कहते हैं, प्रतिबल को अपरूपक बल भी कहते हैं। देख रहे हैं आपकी, ये देखिए यहाँ से एक यहाँ पे इसकी आकृति में बदलाव किया गया, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, विकृति कहते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु के रूप या आकार में क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है तो विकृत को अपरूपक विकृति कहते हैं। यानी कि इस वस्तु के रूप और आकार में जब हम परिवर्तन कर देंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, विकृत को अपरूपक विकृति कहते हैं। कह रहा है इस दशा में प्रतिबल को अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं। यानी कि यही दशा में क्या कहते हैं, इसे अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि माना PQRS, कह रहा है कि माना PQRS कामा यम कामा के कामा पी कामा एन कामा टी। ये देखिए सब दिखी दे रहा है, PQRS। फिर कह रहा है यम के एन टी, यही सब दिखा ना भैया। देखिए P कामा Q कामा R कामा S कामा यम कामा के कामा पी कामा एन कामा टी। एक घनाकार आकृति जिसका आकार PQRS है। कह रहा है जिसका आकार PQRS है। क्या है, जो इसका आधार क्या भैया, PQRS है और यह क्या है, स्थिर है। तो हमने आकार कह दिया था, तो आपको कहना है आधार कहेंगे आप लोग, है। जबकि इसकी सतह पर, यानी कि जबकि इसकी सतह पर क्या देख लीजिए, देखिए भैया ध्यान से देखिएगा आप लोग। जबकि इसकी सतह PMNKS पर F बल कार्य करता है। यानी कि PMN, यानी कि देखिए PMN पर कौन सा बल कार्य करता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ना भैया, कौन सा बल कार्य करता है, F बल कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा कि F बल कार्य करता है। फिर कह रहा है इसके रूप में x का परिवर्तन होता है। यानी कि इसके रूप में x का क्या होता है भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का क्या होता है, इसी के रूप में x का परिवर्तन होता है। क्या होता है, ध्यान देंगे, इसके रूप में, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, इसके रूप में x का क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। चलिए फिर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, परिवर्तन होता है। फिर कह रहा है अपरूपक विकृति बराबर, कह रहा है कि अपरूपक विकृति बराबर रूप में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक रूप। यानी कि आपका जो रूप में परिवर्तन होगा, रूप में परिवर्तन आपका x हुआ और आपकी प्रारंभिक क्या है आपका, देखिए यहाँ देख लीजिए, प्रारंभिक आपका L है। देख रहे हैं, ये आपका प्रारंभिक L है। और कह रहा है कि अपरूपक विकृति बराबर रूप में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक रूप। यानी कि अपरूपक विकृति बराबर आपका रूप में परिवर्तन क्या हुआ, x हुआ और उसकी प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक रूप क्या है, L है। तो हमने आपको फिगर में दिखाया है कि उसका रूप में परिवर्तन आपको हमने बताया भी ना, यहाँ पे देखिए F बल लगता है, इसके रूप में x का परिवर्तन होता है। अभी हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे इसके रूप में x का परिवर्तन हुआ। तो वही कह रहा है परिवर्तन क्या हुआ आपका, अपरूपक विकृति बराबर क्या भैया, रूप में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक रूप। यानी कि प्रारंभिक रूप आपका L है और परिवर्तन क्या हुआ आपका, x हुआ। तो आपका अपरूपक विकृति बराबर आ गया x बटे में L।
चलिए दोस्तों, आपको इसके आगे बताते हैं अपरूपक प्रतिबल क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब दोस्तों आपका प्रतिबल बराबर अपरूपक प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान ए। आपका लगने वाला बल है, ए आपका भैया क्या है, एरिया है। तो वही कह रहा है कि आपका अपरूपक प्रतिबल बराबर हो जाएगा एफ अपान ए हो जाएगा, जहाँ पे एफ आपका बल है, ए आपका एरिया है। तो आपका अपरूपक विकृत बराबर क्या आया था भैया, अपरूपक विकृत बराबर आया था एक्स अपान एल आया था। क्या आया था भैया, एक्स अपान एल आया था। ये किसके बराबर था, अपरूपक विकृत बराबर था भैया। क्या था, अपरूपक विकृत बराबर आया था एक्स अपान एल आया था। क्या आया था मेरे दोस्त, अपरूपक विकृत बराबर आया था एक्स अपान एल। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है, कह रहा है हुक का नियम। हुक के नियम के बारे में जानिए। हुक के नियम क्या हैं, कह रहा है हुक ने प्रयोगों द्वारा एक नियम प्रस्तुत किया। कह रहा है कि प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर प्रतिबल विकृत के समानुपाती होता है। कह रहा है कि हुक ने एक नियम को प्रतिपादित किया जिसने बताया प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर प्रतिबल विकृत के समानुपाती होता है। यानी कि जो प्रतिबल होता है विकृत क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। देखिए, प्रतिबल समानुपाती विकृत के, प्रतिबल बराबर ये आपका कांस्टेंट है और बराबर हो गया विकृत। कह रहा है कि ये आपका कांस्टेंट है, आपका क्या हो गया, ये हो गया विकृत, जहाँ पे ई आपका क्या है, यहाँ पे भैया नियतांक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रतिबल अनुपाती क्या है भैया, प्रतिबल समानुपाती, अनुपाती ने भैया समानुपाती किसके है, विकृत के। फिर कह रहा है प्रतिबल बराबर, यहाँ पे ई आपका एक कांस्टेंट आ गया, नियतांक आ गया, बराबर विकृत के। ये दोस्तों इसके बारे में बताते हैं आगे। अब क्या कह रहा है कि अगर आपको ध्यान देंगे यहीं से आप, अगर हमें ई का मान ज्ञात करना रहेगा तो हुक का नियम अभी आपको प्रयोगों द्वारा बता दिया हुक ने, कि हुक ने बताया प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल विकृत के समानुपाती होता है। तो क्या है, प्रतिबल समानुपाती विकृत, प्रतिबल बराबर एक ई आपका कांस्टेंट आ गया, ई कांस्टेंट है तो ये आपका विकृत हो गया, जहाँ ई आपका नियतांक है। तो अगर अभी हमें ई का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ई का गुणा है इसमें विकृत में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर वही आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि यदि अभी हमें ई का मान निकालना हो तो विकृत का इसमें गुणा होगा तो उसमें प्रतिबल में जाके भाग हो जाएगा। ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे में विकृत, क्या हो जाएगा, प्रतिबल अनुपाते विकृत। वही कह रहा है जहाँ ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। ई को हम क्या कहते हैं भैया, ई को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। ई को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ई को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। हुक ने बताया कि जो प्रत्यास्था गुणांक होती है वो किसके बराबर होती है, प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात के बराबर होती है। चलिए आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे, प्रत्यास्था गुणांक एवं बीमी सूत्र। कह रहा है कि उसका मात्रक एवं बीमी सूत्र बताएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके बारे में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, केवल बहुत मजा आएगा अगर आप मन से पढ़ेंगे तो। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आगे क्या है। आज दोस्तों आपको पढ़ाते हैं प्रत्यास्था गुणांक एवं उसका बीमी सूत्र, यानी कि उसका मात्रक एवं बीमी सूत्र बनाएंगे। ई बराबर क्या है आपका प्रतिबल बटे में विकृत। ई का मात्रक बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक हो जाएगा, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन और विकृत का मतलब मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमी सूत्र क्या होगा, बीमाहीन राशि है, विकृत वो आपका कौन सा बीमाहीन राशि था आपको मैंने बताया था, वो आप लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों प्रतिबल बटे में विकृत क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपका जब ये बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे तो ये जो है यह ना आपका क्या भैया, न्यूटन, बल का मात्रक होता है एम एल टी की पावर -2, यहाँ पे एम स्क्वायर भैया। चलिए देखते हैं, हम बताते हैं आपको क्या है कि ई का बीमी सूत्र बराबर एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। चलिए दोस्तों, ये क्या है आपका, यही आपका बीमी सूत्र है। फिर कह रहा है कि प्रतिबल एवं विकृत तीन प्रकार के होते हैं, जिसके कह रहा है प्रतिबल एवं विकृत तीन प्रकार के होते हैं, जिसके कारण प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि प्रतिबल और विकृत तीन प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं, जिसके कारण प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आपका प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार का। क्यों 3 प्रकार का होगा भैया, यानी कि जो ये प्रतिबल विकृत है आपका क्या भैया,
यानी कि विकृत भी 3 प्रकार का होता है, इसीलिए आपका प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। चलिए आपको जो इसका प्रकार है इसके बारे में बताते हैं। पहली हेडिंग है आपकी यंग प्रत्यास्था गुणांक। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। आप लोग केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा, केवल मन से पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसके बारे में, आइए। चलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं ये जो थोड़ा सा प्रत्यास्था गुणांक की बीमा यहाँ पे भैया -1 इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या है प्रत्यास्था गुणांक की बीमा होता है ml की पावर माइनस t की पावर -2 होता है। क्या होता है प्रत्यास्था गुणांक की बीमा भैया ml की पावर -1 t की पावर -2 होता है। चलिए दोस्तों आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में बताते हैं। थोड़ी सी मुझे लग रहा था वहाँ पे मिसिंग मैं कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी सही है, कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों केवल आप लोग अंत तक वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है। कह रहा है यंग प्रत्यास्था की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे y से व्यक्त करते हैं। किसे y से व्यक्त करते हैं भैया? इसे कौन y से व्यक्त होता है? आपका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है। क्या भैया किसे y से व्यक्त करते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यंग प्रत्यास्था की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे y से व्यक्त करते हैं। किसे y से व्यक्त करते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम किससे व्यक्त करते हैं भैया? y से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कि यंग प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, यानी कि जो यंग प्रत्यास्था की सीमा के भीतर जो रहेगा, भीतर अनुदैर्ध्य तथा प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य की विकृत, यानी कि अनुदैर्ध्य के प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य की विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यानी कि जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे भैया? उसी को हम कहते हैं भैया आपका क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम y से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों इसके आगे आपको बताते हैं। आप लोग केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसके बारे में। आए दोस्तों आपको बताते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृत, यानी कि हमने आपको अभी बताया ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को हम क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम y से व्यक्त करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है भैया, यहीं पे लिख लीजिएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है f/a के। और अनुदैर्ध्य विकृत बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है? डेल्टा L/L। यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि इसका जो लंबाई में परिवर्तन बटे में क्या लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, जो आपकी प्रारंभिक लंबाई है और लंबाई में परिवर्तन, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे में क्या प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या करते हैं? अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए, आप ध्यान जानते हैं कि आप सभी को पता है कि जब जैसे a बटे b बटे c बटे d के रूप में हो जाता है, तो जो d वाला होता है वो a के साथ गुणा हो जाता है, जो b वाला होता है वो c के साथ गुणा हो जाता है। तो देखिए यही ना हुआ है मेरे भाई, f गुणे में l और a गुणे में डेल्टा l। तो अब आपका FL बराबर mg, F बराबर क्या होता है भैया? mg होता है, और a मतलब होता है πr स्क्वायर गुणे में l इंटू डेल्टा l। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलिए आपको बताते हैं, कह रहा है स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था होती है क्यों? भैया अब आपका जो स्टील होता है रबड़ की अपेक्षा क्यों अधिक प्रत्यास्था होती है? कारण आपको क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यही आपका आ गया भैया यंग प्रत्यास्था गुणांक, यानी कि mg/πr² इंटू l इंटू डेल्टा l। क्या है? L/डेल्टा l भैया। चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के रूप में कह रहा है स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था होती है क्यों? इस पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और अगले दिन पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसके बारे में, स्टील रबड़ की अपेक्षा क्यों यानी कि प्रत्यास्था होती है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको, जो स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था होती है क्यों, इसके बारे में बताएंगे। कहेंगे माना समान लंबाई यल तथा समान त्रिज्या आर के 2 तार लिए गए हैं, इसके यंग प्रत्यास्था गुणांक क्रमशः YS हैं और YR हैं। कह रहा है कि जो माना
समान लंबाई यल तथा समान त्रिज्या आर के दो तार लिए गए हैं। इसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः वाई एस तथा वाई आर हैं। क्या है? वाई एस तथा वाई आर हैं। फिर कह रहा है इनके भार लटकाने पर इनके भार mg लटकाने पर स्टील की लंबाई में ls तथा रबड़ की लंबाई में lr की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि जब इनके भार को mg लटका दिया जाता है तो क्या होता है? स्टील के भार में ls तथा रबड़ में lr की वृद्धि हो जाती है। लंबाई में, भार में नहीं भैया, लंबाई में, थोड़ा गलती से निकल गया। कह रहा है कि ls किसके में? स्टील में ls की वृद्धि होती है और कि रबड़ में lr की वृद्धि होती है। तो कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर वाई होगा, y बराबर mg अपन पाई आर स्क्वायर इंटू यल अपन डेल्टा यल। समीकरण नंबर 1 आप माने ही हैं। तो कह रहा है स्टील के तार पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, कह रहा है स्टील के तार पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए आपको इसके आगे बताते हैं, देखते रहिए। तो कह रहा है स्टील के तार पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो वाई एस इज इक्वल टू mg अपान पाई आर स्क्वायर इंटू यल अपान यल आर। तो कह रहा है वाई एस बराबर यल अपान एल आर। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। कह रहा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से वाई एस अपान वाई आर mg अपान पाई आर ये कट के हो जाएगा आपका 1। तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका वाई एस अपान वाई आर। तो क्या बच गया? यल आर अपान यल एस। तो क्या बचा आपका? ठीक है, हाँ, यल आर अपान क्या बचा आपका? यल एस। तो ये क्या है? जो यल है, यल आर है, ये किसकी वृद्धि है? ये रबड़ के तार में वृद्धि है और ये स्टील में वृद्धि है। तो कह रहा है प्रयोगों द्वारा यल आर इज ग्रेटर देन यल एस, तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। वाई एस क्या है आपका? वाई एस भैया आपका रबड़ का तार है, रबड़ है, और जो है वाई आर क्या है आपका? स्टील है। तो ध्यान देंगे कि जो प्रयोगों द्वारा देखा गया यल आर इज ग्रेटर देन यल एस, तो यल आर क्या है आपका? यल आर आपका है भैया रबड़ की लंबाई में वृद्धि और यल एस क्या है? स्टील की लंबाई में वृद्धि। इसीलिए कहा गया है कि वाई एस इज़ ग्रेटर देन वाई आर, यानी कि रबड़ इज़ ग्रेटर देन क्या? स्टील के। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और आपको बताते हैं इसके बारे में। आइए दोस्तों, आपको इसके बारे में बता देते हैं आज दोस्तों। कह रहा है स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ की अपेक्षा अधिक होता है, जिनके कारण स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता होती है। यानी कि जो रबड़ का क्या होता है? रबड़ का जो भैया रबड़ है भैया, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? रबड़ की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण स्टील रबड़ की अपेक्षा क्या होती है? अधिक प्रत्यास्थ होती है। कौन प्रत्यास्थ होती है? यानी कि रबड़ प्रत्यास्थ होती है। नोट नंबर 1 लीजिएगा। नोट क्या है? नोट के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, नोट के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं नोट के बारे में। आइए चलिए दोस्तों, नोट क्या है देखिए। कह रहा है कि यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के समान द्रव्यमान की गोलियां बनाकर उनको एक ही ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वह गोली सबसे अधिक उछलती है, जिसका प्रत्यास्थता गुणांक सबसे अधिक होता है। कह रहा है कि जो भिन्न भिन्न आप गोली बना लीजिए और समान द्रव्यमान की गोली बनाकर उसको एक ही ऊंचाई से छोड़ा जाए तो गोली सबसे अधिक उछलती है। कौन? जिसका प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा। यानी कि जिसका प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा भैया, वह गोली क्या होगी? सबसे अधिक उछलेगी। क्या है कि जिसका प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा वह सबसे अधिक उछलेगी। चलिए दोस्तों, आपकी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।